साबिक़ वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला आया है, आपकी एक्सपेक्टेशन यही थी, क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी तो कहती है 3 साल तक का जो फैसला सज़ा का होता है वो मुअत्तल हो जाता है प्लेटफॉर्म पे। जी, ऑर्डिनरली शॉर्ट सेंटेंस में सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं, लेकिन जो मैं बयानात देख रहा हूँ ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो यूं लग रहा है कि जैसे शायद सज़ा ख़त्म कर दी गई है और उनकी नाअहली ख़त्म हो गई है। ऐसी बात नहीं है, शॉर्ट ऑर्डर है, उसकी भी अभी रीजंस आएंगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी बुनियाद पे होना चाहिए, इस बुनियाद पे, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर डीप इनटू द मैरिट्स अमूमन कोर्ट्स नहीं जाती। तो शॉर्ट सेंटेंस में सजाएं मुअत्तल होती रहती हैं, लेकिन उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म नहीं हुई और ना ही उनकी नाअहली ख़त्म हुई है, यकीनी तौर पर। अच्छा, इसमें तारड़ साहब ये जो मामला है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हुआ, गुड टू सी यू, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट वाली गलती नहीं करेंगे, तो अपील का आगे आपको कोई बहुत ज़्यादा आपकी होप्स आए हैं कि वहाँ पर ये सज़ा बरकरार रखी जाएगी? रहेगी जी, बिल्कुल रहेगी, इसलिए कि मैंने जो बहस सुनी है कल अमजद परवेज साहब की, उसमें भी बड़ा उन्होंने वजाहत के साथ बता दिया कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स में सारा जो कानूनी थे रिक्वायरमेंट्स वो पूरे किए गए, और मेरे ख्याल में अपील की ग्राउंड्स बिल्कुल फर्क होती हैं। वहाँ पे इन्हें जवाब देना पड़ेगा उस चोरी का जो उनके जिम्मे लगाई गई है। ठीक है, यकीनी तौर पर उसको ये मान भी चुके हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। तारड़ साहब, इसमें ये भी प्लीज़ ऐड कीजिएगा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, ये तो बड़ा सख्त कानून है जो कि आप लोग पास करके गए, इसमें तो उनके पास जमानत का ऑप्शन नहीं होगा, जैसे कुरैशी साहब इस वक्त अदालत को बार बार फेस कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो कानून पास हुआ है वो उस तरह से नहीं उन पर लागू होगा। उसके लिए ऑलरेडी ये कानून मौजूद था और ऑलरेडी ये जुर्म हो चुका है पिछले साल मार्च और अप्रैल में 2022 में, और उसमें इनकी जो वारंट था वो भी पहले एग्जीक्यूट हो चुका है। ऑलरेडी इनकी गिरफ्तारी थी, सिर्फ जैसे एक कोर्ट ऑर्डर के जरिए वजाहत कर दी गई है उसकी, तो उसमें जाहिर है ये अपनी कानूनी चाराजोई करेंगे और उसमें उसके अपने मेरिट्स है। आप बजा कह रहे हैं, वो एक संगीन मुकदमा है और उसकी संगीनी जो है वो उसके हकायक के ऐन मुताबिक है। अच्छा तारड़ साहब, यू डू हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन, लेकिन एक जो आपकी लॉ एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से एक अनबायस्ड ओपिनियन में डू यू थिंक कि चेयरमैन पीटीआई के पास कोई वे आउट है अपने जो मुकदमात हैं उसमें अपने आप को बचाने का गिरफ्तारियों से, या अपने आप को मुजरिम साबित ना होने से? देखिए, ये जब आप फेस कर रहे होते हैं लीगल कोर्स को, तो फिर यू हैव टू डू व्हाट द लॉ रिक्वायर्स टू बी डन। लॉ की ये मंशा होती है कि आप हर केस में इंडिविजुअली रिलीफ सीख करते हैं। 3-4 मुकदमे बिलखसूस बड़े संगीन नौइयत के हैं, जिनमें ये साइफर वाला मुकदमा है, जिनमें 190 मिलियन पाउंड वाला मुकदमा जो जिसमें नैब ने वारंट जारी कर रखा है, वो बहुत संगीन मुकदमा है। उसमें पाकिस्तान के 56 अरब रुपए जो हैं वो एक इंडिविजुअल के अकाउंट में डाल दिए गए एक दूसरी स्टेट से ला के, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हुक्म है उस वक्त के वजीर आजम का था काबीना की मीटिंग में। वो एक बड़ा संजीदा केस है जिसकी अगर आप अमाउंट देखें तो वो बहुत ज्यादा है। वो मेरे ख्याल में इनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट होगा। ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर एक ब्लैंकेट रिलीफ दे चुकी है, जहांगीरी साहब ने दिया। अब एक मरतबा फिर एक इस किस्म की दरख्वास्त है कि बाकी मुकदमात में गिरफ्तार ना किया जाए। डू यू थिंक कि ये डुएबल है, पॉसिबल है? मेरे ख्याल में ये होना तो नहीं चाहिए। या तो ये कानून आप सारे शहरियों के लिए करें। ये जो सिलेक्टिव रिलीफ है, इससे इदारे की इज्जत और तौकीर में कमी आती है, इदारे की जो इंटेग्रिटी है, इम्पार्शियलिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज होती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बार बार ऐसी सूरत हाल आए। वो एक माहौल बनाया गया था उस वक्त आला अदालत की तरफ से, और जिस तरह से प्रोटोकॉल के साथ उन्हें बुला के वापस भेजा गया और जिस तरह उन्हें ग्रीट किया गया, उसको सारे मुआशरे ने पसंद नहीं किया। तो मेरे ख्याल में खास माहौल में एक ऑर्डर मिला था, वो ऑर्डर खत्म हो गया। वो भी उन्होंने कहा था कि आप मुतल्लिका अदालतों को रजू करने के लिए आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब सूरत हाल उल्ट है, अब वो ऑलरेडी कस्टडी में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सर, तो कस्टडी में तो उस वक्त भी थे जब उन्हें मर्सिडीज में बुलाया गया, अभी भी बोला गया उनकी सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट ने। डू यू थिंक कुछ बदला है? आखिरी दिनों में तो ज्यादा जोर नहीं है मेरे ख्याल में के नीचे। हमारी बदकिस्मती, मेरी बदकिस्मती मैं कहूँगा अपने सिस्टम की, कि जब आप इस तरह की वन वे ट्रैफिक चलाते हैं तो पैगाम बड़ा गलत जाता है, और इदारे को कम अज कम इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। जो क्राइटेरिया
میں سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کے لیے ہے، انور کے لیے، اکبر کے لیے، اصغر کے لیے، احمد کے لیے، وہی کرائیٹیریا جو ہے وہ اعلیٰ سیاسی رہنماؤں کے لیے بھی ہونا چاہیے. یہی آئین کا آرٹیکل 4، آرٹیکل 25 بھی کہتے ہیں، آرٹیکل 10A بھی یہ کہتے ہیں. اچھا طارق صاحب، اس میں ایک مہم بھی چلائی گئی خاص طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق، اور ان کو جو ہے عدم اعتماد سپریم کورٹ میں بھی کیا گیا. ڈو یو تھنک کہ ہمیں اس کو اس طرح سے اس اینگل سے بھی کنیکٹ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے، یا یہ اٹ از ٹوٹلی ارریلیونٹ؟ دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ اگر آپ کو ریلیف ملتا نظر آئے تو آپ باجے بجائیں، اور اگر ملتا نہ نظر آئے تو آپ پھر اس طرح پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آپ ایک آن سلاٹ چلا دیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایک بڑا معتبر اور ایک نیک نام ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے بارے میں جس طرح کی مہم جوئی کی گئی ہے گزشتہ 3-4 روز میں، وہ بہت تکلیف دہ. آج پاکستان بار کونسل کی میٹنگ تھی، پاکستان بار کونسل نے بھی بڑی سیریس ایکسیپشن لی ہے، اس پہ بھی ان کا پریس ریلیز بھی آئے گا، اور ہمیں ایسی چیزوں کو روکنا چاہیے، سختی سے روکنا چاہیے. دیکھیں جب تک باعث آپ کا فلوٹ نہ کر رہا اور نظر نہ آئے ججمنٹ کے حوالے سے، اس وقت تک کسی شخص کی کردار کشی کرنا یہ صریحاً جاتی ہے، اور میں یہ کہوں گا یہ کنٹیمپچوس ہے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ اعظم نذیر طارق صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم.